अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बच्चों, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस बार थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हो गया है, कुछ पर्सनल रीजन थे। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, जिस वजह से मैंने कुछ क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम को लेकर नहीं डाला, जिसके लिए आप लोगों से माजरत चाहती हूँ। और आज फिर से दानिया उर्दू क्लासेस के प्लेटफॉर्म से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इसका एग्जाम मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में लिया है, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी आसानी हो एग्जाम को समझने में। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में लेसन 1 to 5 के मारूजी सवाल का पूरे क्वेश्चंस को वहां दिखाया और समझाया और बताया भी। तो लेसन 1 to 5 तक के क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से डील किया। तो आगे भी चैप्टर 6 से, यानी कि मजमून का हिस्सा, आपका जो सबक 6 है वहां से मजमून की शुरुआत होती है। तो सबक 6 से लेके 11 चैप्टर, यानी कि पूरा का पूरा मजमून, ये 5 लेसन का ऑब्जेक्टिव आज फिर से आपको ऑनलाइन में बताया जाएगा और उसके आंसर्स के साथ आपको पूरा का पूरा समझाया जाएगा क्वेश्चन, जिससे आपको एग्जाम में बहुत आसानी से एग्जाम्स को डील करना बने और आपके लिए क्वेश्चन सारे समझने में आसानी हो जाए। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग चैप्टर 6 की शुरुआत करते हुए क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। तो मारूजी क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि है वो ये है कि हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वह क्या है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैंने अपने तरीके से बनाया है और मैंने उसका आंसर अपने तरीके से सेट किया है उस क्वेश्चन को। तो प्लीज उसको भी आप लोग देखें और वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंस वीडियो हैं उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल्स पे बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ देखिए, हम लोग जिस जमीन पे रहते हैं वह क्या है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है जमीन, सैयारा या चांद या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जिस जमीन पे रहते हैं वह क्या है। तो जमीन नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन ही है कि जिस जमीन पे रहते हैं वो क्या है। तो वो जमीन नहीं है, वह एक सैयारा है। तो इसका जवाब जो होगा वो होगा जवाब नंबर बी, जो कि बे में है। फिर से, आज मैंने अपने क्वेश्चंस को बोर्ड पे बिल्कुल भी नहीं लिखा है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस को वीडियो को बहुत ज्यादा ही बढ़ाना पड़ता है, जो कि आप लोगों के लिए समय की भी बहुत कीमत है, वक्त की पाबंदी है। तो वक्त को देखते हुए मैंने क्वेश्चंस को बोर्ड पे नहीं लिखा है, ना ही बोर्ड पे समझाया है। डायरेक्ट मैंने अपने क्वेश्चन से ही वीडियो में बताने का ये शुरुआत कर दिया। तो आप लोग अपने इस वीडियो से ही पूरे क्वेश्चंस को समझे। तो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में कितना ज्यादा बढ़ चुका है। आपके ऑप्शन है 31%, ऑप्शन है 32%, 42%, 73%। तो ऑप्शन नंबर 1 है 31%। ठीक है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को आराम से सब्र और तहम्मुल के साथ सुने और आंसर्स को देखें और अपने एग्जाम की तैयारी में इजाफा करें और बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारियों में नंबर लाने के लिए कोशिश करें। तीसरा नंबर सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मगनी क्या थे। तो डॉक्टर अब्दुल मगनी क्या थे। एक तनकीद निगार थे, या अफसाना निगार थे, या मजमून या फिर नॉवेल निगार थे, या इनमें से सभी। तो डॉक्टर अब्दुल मगनी एक बहुत ही बड़े और दानिश्वर तनकीद निगार थे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, डॉक्टर अब्दुल मगनी कहाँ के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश, भागलपुर, झारखंड, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो कहता है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल मगनी की जो पैदाइश हुई थी वो पटना में हुई थी। तो इसलिए यहाँ पे, सॉरी, जिला औरंगाबाद में हुई थी। तो इसलिए ये यहाँ पे इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में आता है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपके ऑप्शंस में आंसर रहे, एग्जाम में आपके कोई नहीं भी ऑप्शंस में आते हैं। तो आप लोग ये ना सोचे कि हाँ इस तीनों में से कोई होगा, इनमें से कोई नहीं भी आते हैं अक्सर। तो आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि अब्दुल मगनी की आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी। 476 ईस्वी, 477 ईस्वी, 478 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो 476 ईस्वी इसका आंसर होगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुत्फुर रहमान का असल नाम क्या है। तो लुत्फुर रहमान का असल नाम क्या है। लतीफुर रहमान या लुत्फुर रहमान या अब्दुल रहमान, इनमें से कोई नहीं। तो इनका असल और अदबी दोनों नाम लुत्फुर रहमान ही था। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 लुत्फुर रहमान होगा। 7वें नंबर सवाल पे है, डॉक्टर अब्दुल मगनी किस स्कूल से अपनी तालीम
को हासिल किए थे। तो यहाँ पे स्कूल नहीं है, डॉक्टर अब्दुल मगनी ने मदरसा से अपनी तालीम को हासिल किया था। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में मदरसा को करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ कहता है कि मदरसा शमसुल हुदा, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने मदरसा शमसुल हुदा से अपनी तालीम को मुकम्मल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो तालीम कहाँ हुई थी? इब्तदाई तालीम मस्जिद में, मदरसे में, घर पे या माँ के पास? तो घर पे इनकी इब्तदाई तालीम हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जी में घर पे हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल मगनी के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर अलिफ मौलाना अब्दुल रऊफ, ऑप्शन नंबर बी मौलाना अहमद रजा, ऑप्शन नंबर से जी अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर जी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर दाल इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अली मौलाना अब्दुल रऊफ इसका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर अब्दुल मगनी किस जबान में एमए किए थे? उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी? तो इन्होंने अंग्रेजी में एमए की डिग्री हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, पटना, बिहार, इनमें से कहीं नहीं। तो इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी। सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला था? 1888 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में? तो सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब 1878 ईस्वी में मिला था। चलिए, मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ये टोटल के टोटल जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको चैप्टर वाइज मैं प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव याद करने में बहुत आसानी हो जाए। ऐसे तो मैं कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव को लाके ये टॉप 50, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके ऐसे मैं आप लोगों को वीडियो दे सकती हूँ। लेकिन मेरा मकसद है कि जिस तरह से मैं ऑफलाइन में अपने बच्चों को चैप्टर वाइज, पार्ट बाई पार्ट करके तैयारी कराती हूँ, तो मेरा ऐसा मकसद है कि ऑनलाइन में भी जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं या फिर मेरे वीडियो को पसंद करके और मेरी पढ़ाई को पसंद करके मुझे ढूंढते हैं या फिर मुझ में अपने क्लास को मतलब कि पढ़ाई की तैयारी करना चाहते हैं मेरे जरिए, तो इसलिए बेहतर है कि मैं पार्ट वाइज जैसे ऑफलाइन में पढ़ाती हूँ वैसे ऑनलाइन में भी पढ़ाऊं। तो इस तरह से ऑनलाइन में यही है कि आज के जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस सारे के सारे आपके लेसन 6 से लेके लेसन 11 तक के ही है। तो अब हम लोग आगे अपने क्वेश्चन में बढ़ते हुए देखते हैं कि क्वेश्चंस करता है 13 नंबर, सर सैयद अहमद खान के वालिद का नाम क्या था? मीर तकी मीर, मीर हसन, मीर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मीथेन गैस कहां से निकलता है? 14 नंबर क्वेश्चन, धान के खेतों से या गोबर से या इन दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों से मीथेन गैस जो है धान के खेतों से भी और गोबर से भी निकलता है, गाय के गोबर से। तो इस तरीके से इसका आंसर दोनों होगा। ऑप्शन में ऐसे एग्जाम्स में आते हैं कि ऑप्शन ए और बी दोनों या फिर अलिफ और बे दोनों, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जमीन का दर्जा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन कितना बढ़ गया है? तो इसके दो क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी ग्लोबल वार्मिंग में जो चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें है कि जमीन का दर्जा पिछले कितने सालों में बढ़ गया है। तो इसके आंसर होंगे 30 से 40 वर्षों में। जबकि ये पूछता है कि पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ चुका है, तो 0.75 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितने वर्षों से लगातार बढ़ रहा है? तो 30-40 वर्षों से। लेकिन पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ चुका है? तो ये है 0.75 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2006, 2007, 2008 और 2009। तो 2007 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान के वालिदा का नाम क्या था? आप लोग क्वेश्चन के ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, इज्जतुन्निसा बेगम, अजीमुन्निसा बेगम, अजीजुन्निसा बेगम। तो इसका जो आंसर है वो एक्यूरेट आंसर है अजीजुन्निसा बेगम। मैं ऑप्शंस में कमी करूंगी ताकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो और आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा ही मतलब कि हेक्टिक ना हो या फिर आप लोगों को ज्यादा इस वीडियो से मतलब उकताहट नहीं महसूस हो। तो इसलिए मैं अब ऑप्शंस में बहुत कमी लाऊंगी धीरे धीरे, चूंकि 100 क्वेश्चंस है और 100 क्वेश्चंस के आंसर को देते देते विद ऑप्शन वीडियो काफी लंबा होगा तो आप लोगों के लिए परेशानी होगी और वक्त की बहुत कमी है, मैं बार बार कहती हूँ। तो डायरेक्ट आप लोग आंसर पे ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव के वालिद का नाम क्या था?
इनके वालिद का नाम था राम जी मालू जी सकपाल। बाकी के आपके जो भी ऑप्शंस होंगे 3, उस पे आप अपना फोकस नहीं करेंगे, आंसर पे ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? 13 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891, 15 अप्रैल 1891। तो होगा 14 अप्रैल 1891। कितने वर्षों तक राम जी फौजी स्कूल में हेडमास्टर रहे? 14 बरस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुत्फुर रहमान के शायरी मजमूए इनमें से कौन है? तो ताजगी बर्गनवा, बोशेनम, सनम आसना, इनमें से सभी। आंसर इनमें से सभी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इनमें से सभी। सर सैयद अहमद खान की तरबियत किसकी सरपरस्ती में हुई थी? वालिदा की सरपरस्ती में, या भाई की सरपरस्ती में, या इन दोनों की सरपरस्ती में, या इनमें से कोई नहीं? तो सर सैयद अहमद खान की तरबियत जो हुई थी वो उनकी वालिदा की सरपरस्ती में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव के वालिद का नाम क्या था? भीमराव के वालिद का नाम था वालिदा का नाम, सॉरी वालिद का तो मैंने पिछले में ही जिक्र किया है, पिछले क्वेश्चंस में। तो ये है वालिदा, तो भीमबाई। भीमराव अंबेडकर की वालिदा का जो नाम था वो था भीमबाई। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वहां सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला था? 1878 ईस्वी में। लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई थी? उनके नानी हाल में, या फिर उनके दादी हाल में, या इन दोनों में से कोई नहीं? तो उनके नानी हाल में हुई थी, और उनका जो नानी हाल था वो था बनियारपुर में। कहाँ था? बनियारपुर में था। तो अगला सवाल जो है वो है लुत्फुर रहमान। सवाल नंबर ये 26 की तरफ हम चलते हैं। तो 26 नंबर सवाल पे लुत्फुर रहमान ने अपने तदरीसी खिदमत का आगाज कहाँ से किया था? तदरीसी खिदमत का आगाज उन्होंने भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया था। पटना यूनिवर्सिटी, सुंदरवती महिला कॉलेज, आपको कह दे मगध कॉलेज, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि डायरेक्ट मैं ऑप्शंस पे ज्यादा ध्यान दूंगी, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट ऑप्शंस ही सुनना पड़े, आंसर ही सुनना पड़े, ऑप्शंस को स्किप किया जाए। तो कहते हैं कि लुत्फुर रहमान ने अपने तदरीसी खिदमत का आगाज जो किया था वो किया था भागलपुर यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर अब्दुल मगनी की वफात कब हुई? 2004 ईस्वी में। डॉक्टर अब्दुल मगनी की वफात कब हुई? 2004, 2006, 1980, 1934। आगे कहता है सर सैयद अहमद खान ने अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ पे कायम किया था? आंसर होगा इसका गाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 29, भीमराव ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया था? आंसर होगा इसका 1908 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया था? 30 नंबर सवाल है, सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया था? आंसर होगा इसका तहजीबुल इखलाक। बाकी आपके ऑप्शंस हो सकते हैं साथी, या फिर आपको कह दें गिरदावारगी, ऐसे कुछ करके बहुत ऑप्शंस होंगे, लेकिन इसका जो आंसर है, राइट आंसर है वो है तहजीबुल इखलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर सवाल है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? भागलपुर, पटना, दिल्ली, समस्तीपुर। तो यहाँ पे ऑप्शंस पटना हो सकता है। अगर ऑप्शन में खगोल होगा तो आप लोग पैदाइशी मकाम उनका खगोल लिखेंगे। अगर ऑप्शन में आपके पटना है तो पटना पे टिक लगाएंगे। आगे है 32 नंबर सवाल है, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था? दिल्ली, आगरा या तरेगना में। 34 नंबर सवाल है, मंदिर जजील में सर सैयद की तसानीफ कौन सी है? 4 चेहरे, तश्कीले जदीद, आसारे शनादीद, इनमें से कोई नहीं। तो सर सैयद अहमद खान की तशानीफ थी जिसके नाम थे असारे शनादीद, असबाबे बगावत हिंद। तो इसमें से इसका आंसर होगा असारे शनादीद। सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ? 1798, 1898, 1998। तो 1898। 36 नंबर सवाल है, जमीन किसका तवाफ करता है? तो जमीन जो है सूरज का तवाफ करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी सैयारा या सितारा पर मुकम्मल तौर पे पर्दा पड़ जाना क्या कहलाता है? गहन, उर्दू में गहन कहते हैं, हिंदी में गरहन। तो गहन या गरहन हो सकता है। अगला सवाल है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब पेश आया था? 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। आंसर होगा 38 नंबर सवाल, 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब आया था? तो 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। 39 में क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का इंतकाल कब हुआ था? आर्यभट्ट का इंतकाल कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 564 ईस्वी। आंसर क्या होगा? 564 ईस्वी। आर्यभट्ट ने अपनी पूरी हयात 88 साल की पाई थी। 476 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई थी और 564 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ था। तो इस तरीके से आपके जो सवाल है टोटल के टोटल यहाँ पे आर्यभट्ट का इंतकाल कब हुआ था, उसके बाद से
अब हम लोग अपने सवाल नंबर 40 पे जाते हैं और वहां देखते हैं कि क्या सवाल है। तो 40 नंबर पे सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला है। कैसा मसला है? संगीन मसला है। और इसी क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछेगा तो संगीन और आलमी मसला है, जो आज पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन चुका है। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसले पर काफी फिक्रमंद है। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोग जब सब्जेक्टिव में लिखेंगे तो 2 नंबर के लिए ऐसा लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन और आलमी मसला है, जो पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन चुका है। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसले पर काफी फिक्रमंद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, बाल विज्ञान कांग्रेस कैसा वाकया है? साइंसी या ज्योग्राफियाई या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बाल विज्ञान कांग्रेस जो है बाल विज्ञान कांग्रेस किस शहर में मुनक्किद किया गया था? तो दीमापुर में हुआ था। कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो संगीन मसला है। फिर आगे क्वेश्चन है, बाल विज्ञान कांग्रेस में पूरे मुल्क से कितने उसातजा ने हिस्सा लिया था? उसातजा का माने उस्ताद की जमा उसातजा, यानी कितने शिक्षकों ने उसमें भाग लिया था। वो एक कांग्रेस जो हुआ था हमारे शहर दीमापुर में, तो हमारे मतलब नागालैंड का एक शहर है वहीं पे। तो वहां पे 165 उसातजा ने हिस्सा लिया था। कितना उसातजा ने हिस्सा लिया था? 165। आर्यभट्ट ने किसकी रहनुमाई की थी? पाइथागोरस की। साइंसदान, मशहूर साइंसदान पाइथागोरस की रहनुमाई उन्होंने की थी। कहता है आपके निसाब में शामिल रिया के मजमून निगार कौन है? या फिर आपके निसाब में शामिल रिया के मुसन्निफ कौन है? सर सैयद अहमद खां। इसका जवाब होगा सर सैयद अहमद खां। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो देखिए कि डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है उसमें कहता है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी का जो मजमून आपके निसाब में शामिल है उसका जवाब होगा अदब की पहचान। क्या होगा जवाब? अदब की पहचान। बाकी आपके जो भी दूसरे ऑप्शंस है उस पर ध्यान नहीं देना, डायरेक्ट आंसर देखिए अदब की पहचान। क्वेश्चन नंबर 46, तो सवाल नंबर 46 पे कहता है मंदरजा झेल में आगा हसन के ड्रामों के नाम क्या थे? इस तरह भी सवाल आते हैं तो इसमें सारा ऑप्शंस लेना जरूरी है कि जैसे कि आगा हसन के ड्रामों का नाम, तो खूबसूरत बला, रुस्तम व सोहराब, डॉक्टर अब्दुल स्लोर किंग, इनमें से सभी। तो इसका जवाब होगा इनमें से सभी। कभी कभी ऐसा होता है कि सारे के सारे ऑप्शन दे देते हैं, आखिर में देता है सभी, तो हम लोग सभी को कहेंगे कि यही मतलब ये सारे आंसर है। तो जिस तरह भी अभी आगा हसन में आपने देखा कि सभी होगा। सवाल नंबर 47, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसन के मुसन्निफ कौन है? इसका जवाब होगा लुत्फुर रहमान। 48 नंबर सवाल है, सर सैयद अहमद खां का घराना कैसा था? मुअज़्ज़ज़, अछूत, जमींदार या अदबी? तो मुअज़्ज़ज़ घराने से वो ताल्लुक रखते थे। सवाल नंबर 49 है, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। लुत्फुर रहमान की पैदाइश 1941 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 50, भीमराव अंबेडकर की शादी कितने साल में हुई थी? कितने बरस की उम्र में भीमराव अंबेडकर की शादी हुई थी? तो 14 बरस की उम्र में। कितने बरस की उम्र में? 14 बरस की उम्र में 9 बरस की लड़की रमाबाई से हुई थी। तो इसका सवाल सिर्फ है कि कितने बरस की उम्र में हुई थी? तो 9 बरस। अब चलिए हम लोग सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 51 पे कहता है कि जमीन का दर्जा हरारत पिछले कितने वर्षों में बढ़ गया है? तो 30 से 40 वर्षों में बढ़ चुका है। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 2007 ईस्वी में। कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नस्री नमूना है? सवाल नंबर 53, ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नस्री नमूना है? तो सियासी की, साइंसी की, अदबी? तो साइंसी। कहता है कि रिया किस किस्म का नस्री नमूना है? इस तरह के सवाल आते हैं तो वहां जानना है नस्री नमूना मतलब कि किस तरह का ये सिंफ है। तो इस्लाही मजमून है। रिया किस तरह का नस्री नमूना है? इस्लाही मजमून है। सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी? 1817 ईस्वी में। सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में। सर सैयद के वालिद का नाम वालिदा का नाम? तो अजीजुन निशा बेगम। सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? अजीजुन निशा बेगम। आपके आगे का जो सवाल है वो है 58 नंबर सवाल पे है कि सर सैयद की बीवी का नाम क्या था? सर सैयद की बीवी का नाम यहाँ पे नूर जहां, रोशन आरा, इनमें से कोई नहीं। तो सर सैयद की बीवी का नाम इनमें से कोई नहीं होगा। कहता है सर सैयद अहमद खां को कौन सा खिताब मिला था? सर का खिताब मिला था।
ठीक है, 1878 में मिला था। पहले मैंने क्वेश्चन में बताया कि सर सैयद अहमद खां को सर का खिताब कब मिला था, तो 1878 में मिला था। लेकिन सर सैयद को कौन सा खिताब मिला था, तो सर का खिताब मिला था। सर सैयद की अब्दुल मगनी कहाँ पैदा हुए थे, तो अब्दुल मगनी जो है जिला औरंगाबाद में पैदा हुए थे। एक जगह अगर क्वेश्चन में रहेगा बिहार रहेगा, आपको कह दे कि उड़ीसा रहेगा, झारखंड रहेगा, इनमें से सभी, तो आप वहां पे बिहार को टिक आउट करिएगा। लेकिन जब बात करें उसके मकाम की, एक्यूरेट जो उनका रिहायशी मकाम है, तो जैसे वहां पे आपको कह दे कि झारखंड है, औरंगाबाद है, तो इस तरह से तो वो जिला औरंगाबाद के रहने वाले थे। तो अब्दुल मगनी जो थे औरंगाबाद जिला से ताल्लुक रखते थे। कहता अब्दुल मगनी किस कॉलेज से सुबुकदोश हुए थे, यानी अब्दुल मगनी ने अपने तदरीसी करियर का आगाज कहाँ से किया, तो वो किया था उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से। कहां से किया था, पटना कॉलेज से तदरीसी करियर का आगाज किया था। लेकिन उनका जो तबादला हुआ था बीएन कॉलेज में हो गया था, और वो बीएन कॉलेज से ही सुबुकदोशी लिए थे। तो इसका आंसर होगा सुबुकदोश हुए थे बीएन कॉलेज से। कहता है अब्दुल मगनी की कितनी किताबें शाये हुई थी, 20 किताबें। अब्दुल मगनी की कितनी किताबें शाये हुई, 20। अब्दुल मगनी की वफात कब हुई, 2006 ईस्वी। 2006 ईस्वी। अब्दुल मगनी की वफात कहाँ हुई, दिल्ली, पटना, इनमें से कोई नहीं, पटना। कहता भीमराव अंबेडकर कब पैदा हुए, भीमराव अंबेडकर 1891 में पैदा हुए थे। उनकी माँ का नाम क्या था, भीमबाई। भीमराव के दादा का नाम क्या था, मालूजी। उनके दादा का नाम क्या था, मालूजी, और वालिद का नाम था रामजी, जो कि मैंने पहले भी बताया अपने क्वेश्चन में। कहता भीमराव के वालिद ने कौन सी मुलाजमत की थी, फौजी की। किस चीज की मुलाजमत की थी, फौज की। फौज में वो मुलाजिम थे, फौजी की मुलाजमत किए थे। भीमराव ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया था, 1908 ईस्वी में। भीमराव ने बीए का इम्तहान कब पास किया था, 1912 ईस्वी में। आगा हसर क्या थे, मरसिया निगार थे, या मजमून निगार थे, या अफसाना निगार थे, या नॉवेल निगार थे, तो वो एक मजमून निगार थे। क्या थे, मजमून निगार थे आगा हसन। लुत्फुर रहमान कहाँ पे पैदा हुए थे, तो लुत्फुर रहमान 1941 ईस्वी में कहाँ पे पैदा हुए थे, छपरा जिला में पैदा हुए थे। कहाँ पे पैदा हुए थे, छपरा जिला में। तरेगना के माने क्या है, तरेगना के माने होता है तारे गिनना। तरेगना किस जबान का लफ्ज है, तरेगना हिंदी जबान का लफ्ज है। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था, तो गुप्त अहद से था। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था, गुप्त अहद से था। आपको उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, ब्रिटिश अहद, तो मौर्य अहद, इस तरह से करके बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। तो आपको लिखना है गुप्त अहद। और जब कहेगा आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था, या फिर गुप्त अहद को कौन सा दौर कहा जाता है, तो वहां हम कहेंगे सुनहरा दौर। जब अहद की बात करेगा तो गुप्त अहद, और जब गुप्त अहद को कैसे दौर के नाम से जानते हैं, या फिर कैसा दौर कहलाता है, तो वहां हम लोग आंसर अपना सुनहरा दौर लिखते हैं। कहते हैं अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन में है कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनअकिद किया गया था। इसका जवाब होगा दीमापुर में। कहाँ हुआ था, दीमापुर में। फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर सैयद का कौन सा सर सैयद जेरे निसाब में, या फिर कहता है कि जेल में कौन सा मजमून सर सैयद का है, आशियाना, आशारे शनादीद, नुक्ते नजर, या रिया। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि आपके निसाब में सर सैयद का कौन सा मजमून शामिल है, या फिर कहेगा जेल में, यानी कि निम्नलिखित में। चार ऑप्शन है कि निम्नलिखित में सर सैयद अहमद का कौन सा मजमून शामिल है, या फिर कौन सा मजमून है, तो आशियाना, आशारे शनादीद, रिया। तो आशारे शनादीद सर सैयद की तसनीफ है, ना कि वो मजमून है आपके निसाब का। तो आपके निसाब का जो मजमून है वो है रिया। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है सर सैयद के वालिद का नाम क्या है। तो सर सैयद के वालिद का नाम, ये क्वेश्चन से डबल में इसको बोला गया है। तो कहता है मिर्तकी मीर, इनके वालिद का नाम था मिर्तकी मीर। सर सैयद डॉक्टर अब्दुल मगनी ने, कहता है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी के किसी एक तसनीफ का जिक्र करे, तो किसी एक तसनीफ में आपको चार ऑप्शन देगा, या फिर किसी इसमें से डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा तसनीफ है। कह रहा है जेल में डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा तसनीफ है, आसारे शनादीद, या फिर आर सिद्धांत और तंत्र, या फिर आपको कह दे इकबाल, आलमी अदब। इनमें से कोई नहीं, तो आलमी अदब डॉक्टर अब्दुल मगनी की तसनीफ है। फिर कहता है डॉक्टर अब्दुल मगनी का कौन सा किस मौजू पर वो खासा मतलब ये रखते थे, क्या बोलते हैं उसको, किस मौजू पर उनको, कौन सा मौजू उनका खास मौजू था जिसपे वो तनकीद किए थे। तो वो तनकीदी खास मौजू जो था वो था नुक्ते नजर, या मियार व अकदार, या इकबाल। तो इकबाल उनका खास मौजू था जिसपे उन्होंने तनकीद की थी। फिर कहता है
अब्दुल मगनी की वफात कब हुई थी? 5 दिसंबर, 5 जुलाई, 5 जून या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं इसका जवाब है। ऐसा भी होता है कभी कभी, 5 सितंबर को उनका इंतकाल हुआ था और 1934 में पैदाइश हुई थी। तो यहाँ 5 सितंबर ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं पे भी आप OMR को फील करेंगे। अब्दुल मगनी का तबादला किस कॉलेज में हुआ था? तो पटना कॉलेज के बाद उनका जो तबादला हुआ था वो हुआ था BN कॉलेज में। कहाँ हुआ था? BN कॉलेज में। फिर कहता है भीमराव अंबेडकर ने 1916 ईस्वी में कौन सी डिग्री हासिल की थी? तो कहता है BA की या MA की या PhD की। तो 1916 ईस्वी में उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की थी। भीमराव अंबेडकर लुत्फुर रहमान के कितने शायरी मजमूए शाये हुए हैं? 3, जिसका नाम मैं आप लोगों को बताती हूँ। ताजगी बर्गनवा, बोशेनम, सनम आशना, ये सब उनके शायरी के मजमूए थे लुत्फुर रहमान की। तो इस तरीके से उनके 3 शायरी मजमूए शाये हुए हैं। लुत्फुर रहमान का आबाई वतन किस जिले में है? आबाई वतन का मतलब उनके पूर्वजों का वतन। तो वो कहाँ पे है? दरभंगा में या पटना में या समस्तीपुर में? तो दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा में। जबकि उनकी पैदाइश हुई थी छपरा में, जो कि उनका नानीहाल था, और उनका आबाई वतन यानी बाप दादा का घर जो था वो दरभंगा का था। आगा हसन ने ड्रामा निगारी का आगाज कब किया था? 1901 ईस्वी में। लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई थी? 1941 ईस्वी में। कहता आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? कब हुई थी? जो मैंने पहले बताया 476 ईस्वी। और कहाँ हुई थी? तो खगोल में। और अगर ऑप्शन में खगोल ना दे के पटना रहता है तो आप पटना को टिक आउट करेंगे, लेकिन ज्यादातर अगर आप ये है कि खगोल, तो खगोल उनका एक्यूरेट पैदाइशी मकाम है, तो आप खगोल लिखते हैं। फिर कहता है कितने साल की उम्र में आर्यभट्ट की वफात हुई थी? 88 साल की उम्र में। आर्यभट्ट ने पूरी जिंदगी कितने दिन की हयात पाई थी? 88 साल की। कहता है कि हम जमीन के बासिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? तो 2 तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि किसी सैयारा या सितारा पर जज्वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ना क्या कहलाता है? तो काला या चांद या जमीन या ग्रहण, तो ग्रहण कहलाता है। और फिर यहाँ क्वेश्चन है कि हम जमीन के बासिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? तो 2 तरह के ग्रहण से। कितने तरह के ग्रहण से? 2। फिर कहता है कि आर्यभट्ट की वफात कब हुई थी? तो 576 ईस्वी में उनका 564 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ था। और कहता है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा जो सूरज ग्रहण आया था उसका वक्त क्या था? इसके पहले एक क्वेश्चन था जिसमें 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब हुआ था? तो 22 जुलाई 2009 ईस्वी को। लेकिन यहाँ कहता है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण कब आया था? तो वो है आपका 5:29 और 58 वो वक्त पूछ रहा है। एक जगह पूछेगा कब हुआ था तो 22 जुलाई 2009 ईस्वी। लेकिन जब पूछेगा कि वो समय कब था, कब का वक्त था, तो 5:29 और 58 सुबह का वक्त था। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया था? गया में, पटना में, खगोल में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना जो तजर्बागाह कायम किया था वो जगह था तरेगना। ठीक है। कहता है हिंदुस्तान में गुप्त अहद को किस दौर के नाम से जानते हैं? अभी अभी मैंने जिक्र भी किया था जब अहद की बात हो रही थी, तो गुप्त अहद को जो हम लोग है सुनहरा दौर के नाम से जानते हैं। कहता है जब भीमराव की शादी हुई थी 9 बरस के थे, तो कितने बरस की लड़की से शादी हुई थी? रमाबाई की उम्र कितने बरस की थी? तो भीमराव की उम्र जो थी 14 बरस की थी और लड़की की उम्र 9 बरस की थी। ठीक है। और वो उस वक्त कितने दर्जे के तालिब इल्म थे? यहाँ क्वेश्चन में तो 5वीं दर्जे के। कहता है कि भीमराव अंबेडकर को कौन सा सरनेम मिला था? भीमराव के साथ उनको कौन सा सरनेम दिया गया था? तो अंबेडकर का सरनेम मिला था, क्योंकि वो जहाँ के थे वहां का रिवाज था कि अपने नाम के साथ रिहायशी मकाम को लगाना पड़ता है। तो वो अम्बावाड़ा के रहने वाले थे, तो अम्बावाड़ा अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसको सही करके अंबेडकर लिखा है। अम्बावाडेकर अच्छा नहीं लगा, तो टीचर ने बोलने में आसानी के लिए इनके नाम में अम्बावाडेकर को चेंज करके अंबेडकर बनाया। ठीक है। तो भीमराव का जो सरनेम है वो अंबेडकर है। कहता है सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान कब गए थे? 1869 में। ठीक है। 1869 में वो इंग्लिस्तान गए थे। तो इस तरीके से आपके इस जो भी ये वीडियो है इसमें
आपके टोटल के टोटल जो थे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिला विथ आंसर। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इससे आपको एग्जाम में बहुत सारी आसानियां होंगी, और आपकी एग्जाम की तैयारी में जितनी भी कमी है इंशाअल्लाह इस वीडियो के जरिए आपकी वो सारी कमी पूरी होगी। और मैंने पहले भी बताया था इस वीडियो के शुरू में कि ये जो है मैं चैप्टर वाइज ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दे रही हूँ। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में जो है वो उस पिछले वीडियो में लेसन 1 to 5 का ही ऑब्जेक्टिव है, और ये जो अभी अभी आपने ऑब्जेक्टिव देखा जो कि पूरे के पूरे 100 है, वो टोटल हिस्सा मजमून है। यानी कि लेसन 6 से लेके लेसन 11 तक में टोटल मैंने यहाँ 100 क्वेश्चंस की तैयारी कराई थी अपने बच्चों को, जिसकी तैयारी उन्होंने बहुत अच्छे से की और एग्जाम भी उसका दिया। और आप लोगों से मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको पढ़े और याद करें ताकि आपके एग्जाम में आसानी हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और बहुत ही आप लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा आप लोग के लिए जबरदस्त वीडियो होगा। वो तुरंत ही एक और नया वीडियो आएगा जिसमें आपके आगे की एग्जाम की तैयारी के लिए और भी बहुत सारे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव, उसको लेके मैं एक फिर से नया वीडियो बहुत जल्द ही आप लोगों तक लाऊंगी। फिलहाल आप इस वीडियो को देखें और अपने इम्तिहान की तैयारी अच्छे से करें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के एग्जाम्स के नंबर बहुत अच्छे आएंगे, और इसलिए अपनी पढ़ाई को लगातार करें। चलिए आगे मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू।